हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट बेस गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये ज्योग्राफी श्रृंखला जो चल रही थी जिसमें हम लोग तटीय मैदान पढ़ रहे थे, इसमें एक क्लास में मैंने आपको प्री ओरिएंटल सारी चीज़ें जानकारी दे दिया था। आज थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और जितने भी ऑल वनडे बच्चे हैं उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। इसके साथ साथ जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल होगा। तो आइए चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो भी बच्चे डेली क्लासेस ले रहे हैं वो सभी क्या करें, जुड़ जाए। आइए तो क्लास स्टार्ट करते बेटा। तटीय मैदान, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? तटीय मैदान है। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन ना बच्चे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन अर्थात तटीय मैदान। तो देखो, अगर तटीय मैदान की बात हम चर्चा करेंगे ना, तो देखो एक चीज तो मैंने बता दिया कि तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक सारी चीजें हैं। तटीय मैदान के बारे में अगर जानकारी लेंगे बच्चे, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो यह एरिया क्या बेटा, ये है सरक्रीक। क्या है? ये सरक्रीक है। और यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है बच्चे? वेस्ट बंगाल है। राइट, ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो देखो वेस्ट बंगाल बच्चे, तो सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हो कि यहाँ से लेकर ये जो देखेंगे ये हमारी क्या है? पश्चिम घाट है। ये क्या बच्चे हमारे पास है? पश्चिम घाट है। अब अगर आप इधर जाएंगे तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट है। राइट, तो ये पश्चिम घाट है और ये हमारा क्या बच्चे? पूर्वी घाट है। तो पश्चिम घाट और प्लस ये जो हमारा अरब सागर की तटीय रेखा है, अगर ये किनारे देखेंगे तो अरब सागर का क्या है, ये देखा जाए तो यह अरब सागर का ये बच्चे हमारे पास क्या है? तटीय रेखा है। अब इधर जाएंगे तो यह क्या है? बे ऑफ बंगाल का तटीय रेखा है। राइट, तो जो बे ऑफ बंगाल का तटीय रेखा है और प्लस इधर से पश्चिम घाट है, तो ये बच्चे हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं क्या? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट बोलते हैं, पश्चिम घाट। और ये जो है अरब सागर, क्या बच्चे है? अरब सागर रेखा, अरब सागर। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसी बीच का जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट और उसके बीच का जो क्षेत्र है ना, इसी को हम लोग किस नाम जानेंगे? तो इन्हीं को हम लोग तटीय मैदान कहेंगे बेटा। यही हमारे पास क्या है? तटीय मैदान है। और इधर बच्चे ये सभी ये जो एरिया पूरा दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी घाट एकदम नहीं, पश्चिमी घाट जो है एकदम सटा हुआ नहीं है, एकदम थोड़ी सी बीच में गया। इसीलिए तो इस तरफ जब वर्षा होती है तो इसे बोलते हैं, इधर के वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में बारिश होती है तो यहाँ पे सही रहता है सब कुछ, पर बट इस साइड में बारिश नहीं हो पाती क्योंकि मानसून इस तरफ इंटर नहीं कर पाता है। यह एक बैरियर का काम करने लगता है। कौन? पश्चिमी घाट। तो पश्चिम घाट प्लस अरब सागर के बीच का जो एरिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सभी क्या है? तटीय मैदान। इन तटीय मैदान को देखेंगे तो मैंने बताया था इस तटीय मैदान में ये क्या है? एरिया गुजरात वाला है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या है? तटीय मैदान की क्या है? ज्यादा है। क्या है यहाँ पे? ये पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा बेटा। अब ये पश्चिमी घाट है, अब ये वाला जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या बोलेंगे बच्चे? पश्चिमी तटीय मैदान। अब इस साइड में ये देखेंगे तो ये वाला बच्चे पूरा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं बच्चे? पूर्वी घाट। और ये वाला एरिया जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल। तो ये बच्चे हमारे पास क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और इसी बीच में जो ये पाया जाएगा इसी को हम लोग किस नाम जानेंगे? इन्हीं को बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। तो पहले क्या आपको डायग्राम के माध्यम से ये पिक्चर क्लियर हो गया ना? पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ होगा? तो बे ऑफ बंगाल के और पूर्वी घाट के बीच का जो एरिया होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय मैदान बोलेंगे। और वहीं पश्चिम घाट से लेकर इसके बीच में अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? पश्चिमी तटीय मैदान। और मैंने इसे बताया था कि इसे हम लोग कई भागों में क्या किए थे बेटा? बांटे भी थे।
और इसकी जानकारी जो इसके फैक्ट थे मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ चौड़ाई क्या होगी बेटा, अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई यहाँ क्या होगा बेटा, अधिक होगा। यहाँ चौड़ाई कैसा होगा, अधिक होगा। मध्य में आएंगे चौड़ाई क्या होगा, मध्य में चौड़ाई क्या है, कम है। मध्य में चौड़ाई कम है। और फिर जब नीचे आएंगे मालाबार तट साइड में, जब इधर ये वाला एरिया क्या है, ये मालाबार तट है, ये हमारा क्या है, कन्नड़ तट है। हाँ हाँ, ये हमारा क्या है, इधर क्या है, कन्नड़ तट है। यहाँ क्या है, कोंकण तट है। अब ये क्या है, गुजरात का तट है। तो इस वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, मालाबार तट में चौड़ाई क्या हो जाएगी, फिर चौड़ाई अधिक हो जाएगी। ये किसकी विशेषता है, पश्चिम घाट की है। तो जब पश्चिम घाट में आप चलेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ चलेंगे, तो जो गुजरात की तरफ है वह चौड़ाई क्या होगा, अधिक हो जाएगा। यही जब मध्य में पहुंचेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, कम। और निचले वाले हिस्से में जाएंगे तो यहाँ चौड़ाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी, अधिक। पर अगर ये तुलना किया जाए, पूर्वी तटीय मैदान हो और पश्चिमी तटीय मैदान हो, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान दोनों से अधिक कौन चौड़ा होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान क्या होगा, अधिक चौड़ा होगा। किसके अपेक्षा, पश्चिमी तटीय के मैदान की अपेक्षा। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुजरात। गुजरात का मैदान लिख लो सीधा सीधा, गुजरात का मैदान। अब बाकी इसके बारे में हमने जानकारी अध्ययन कर लिया है कि गुजरात के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात के मैदान को भी ऊपर वाले को हमने क्या कहा था, कच्छ का मैदान या कच्छ का तटीय मैदान, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको हम लोग बोला था, क्या बोला था, सौराष्ट्र बोलिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काठियावाड़ा। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ा। और जो तीसरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काकरा पारा। राइट। ये कुल 3 तटीय मैदान होते हैं। कौन कौन से हो गए, कच्छ का मैदान, सौराष्ट्र का मैदान और काकरा पारा। और जब इसके बाद आएंगे तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले एरिया को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कोंकण तट। और कोंकण तट के बाद जब नीचे आएंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, कन्नड़ या कनारा, कन्नड़ या कनारा तट बोलते हैं। और जब नीचे आएंगे तो ये वाले रीजन में क्या मिलेगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मालाबार तट। इन सभी के बारे में ऑलरेडी मैंने क्लासेस आपको दे दिए हैं, तो आप इसे पिछले क्लास में जाकर चैनल पर हमारे पढ़ सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब इधर जब आएंगे आप लोग तो इस साइड में आप देखेंगे तो पूर्वी तटीय मैदानों को भी कई भागों में बांटा गया है। तो इधर आप देखेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल तरफ क्या मिलेगा बच्चे आपको, बैगा तट मिलेगा। क्या मिलेगा, बैगा तट मिलेगा। फिर कौन सा मिलेगा बताओ बच्चे आप लोग को, बैगा तट के बताएंगे कौन मिलेगा आपको, मिलेगा हाँ उत्कल। क्या मिलेगा, उत्कल मिलेगा। फिर उत्तरी सरकार मिलेगा। और फिर क्या मिलेगा आपको इधर इस साइड में, कोरोमंडल तट। तो क्या मिलेगा, उत्कल हो गया, फिर आपका कौन हो गया, उत्तरी सरकार हो गया, और फिर क्या हो गया, कोरोमंडल। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल। तो इनकी विशेषताएं तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पर थोड़ी सी इनके बारे में हम लोग समझेंगे। जरा हम लोग देखते हैं कि ये जो तटीय मैदान है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना, इन तटीय मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, जरा इन पर चर्चा करेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की क्या विशेषताएं हैं और पूर्वी तटीय मैदान की क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि हमने जो जानकारी अध्ययन किया था वो किसके बारे में कह रहा था, गुजरात के मैदान के बारे में जानकारी अध्ययन किया था। उसके बाद किसके बारे में किया था, कोंकण तट के बारे में जानकारी अध्ययन किया था। और किसके बारे में किया था, कन्नड़ या कनारा तट के बारे में किया था, और मालाबार के बारे में। इसके बाद कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल, इन सब के बारे में जानकारी अध्ययन किया था। पर बट इन दोनों के पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर है, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी इनके बारे में जानकारी अध्ययन नहीं किए है ना। तो आइए तो लिखेंगे थोड़ा सा 2 पॉइंट आप लोग सेंटेंस में लिखेंगे। फर्स्ट से मैं बोलता हूँ, ये ऑलरेडी बच्चे ये चीजें आपने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, बस इसे रिवीजन कराया हूँ। हाँ तो लिखेंगे, मैं बताऊँ ना, तटीय मैदान डाल के हेडिंग लिखेंगे। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तटीय मैदान डाल के लिखेंगे। बोले लिखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा, प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा
अब देखो पश्चिमी सीमा कहाँ से डिसाइड होगा, अर्थात पश्चिमी घाट से। पश्चिमी सीमा क्वेश्चन में लिख लेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा क्वेश्चन में लिख लेंगे आप लोग पूर्वी घाट, पूर्वी घाट तथा तथा भारतीय तटरेखा के मध्य, भारतीय तटरेखा के मध्य, भारतीय तटरेखा के मध्य क्षेत्र को, क्षेत्र को भारतीय तटरेखा क्षेत्र को तटीय मैदान कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। मतलब आपको अगर वो शुरुआत वाली क्लास मेरी याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि जब समुद्री सीमा होता है तो हमने एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम है बेस लाइन, राइट। क्योंकि बेस लाइन से ही हम लोग समुद्री सीमा का डिसाइड करते हैं 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, अंदर 200 नॉटिकल मील, ठीक है ना। तो यही अब भारतीय तटीय रेखा कहाँ से माना जाएगा, जहां समुद्र पाया जाएगा वहां से एक बेस लाइन खींची होगी, है कि नहीं है। और उस बेस लाइन से लेकर और ये जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है, बेस लाइन एंड पूर्वी घाट का क्षेत्रफल के बीच का, इधर आपके इधर बेस लाइन और प्लस पश्चिमी घाट के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा क्या कहलाता है, तटीय मैदान। आई बात समझ में। तो इसी को हम लोग तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भारत की, अगला पॉइंट भारत की भारत की सीधी एवं, भारत की सीधी एवं नियमित तटरेखा, भारत की सीधी एवं नियमित तटरेखा, नियमित तटरेखा, तटरेखा क्रिटेशियस काल के द्वारा, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस काल के, क्रिटेशियस काल के द्वारा गोंडवाना लैंड के, क्रिटेशियस काल के द्वारा गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना लैंड के भ्रंशन के परिणाम स्वरूप। अब भ्रंशन आप जानते हैं ना, अवतलन, मतलब किसी चीज का अंदर बैठ जाना। भ्रंशन, भ्रंशन के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है, निर्मित हुई है। यही पर एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट में, क्या लिख लेंगे, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी का निर्माण, अरब सागर एवं बंगाल के, अरब सागर एवं बंगाल के, अरब सागर एवं बंगाल के, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी का, ये क्या क्या लिखे हैं, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी का निर्माण, निर्माण क्रिटेशियस अवधि, क्रिटेशियस अवधि, क्रिटेशियस अवधि या टर्सरी के, या टर्सरी के इयोसीन, टर्सरी के इयोसीन अवधि में, इयोसीन अवधि में गोंडवाना लैंड के विघटन से, इयोसीन अवधि में गोंडवाना लैंड के विघटन से, विघटन से हुआ है। एक पॉइंट बच्चे यहाँ और मेंशन करेंगे, मेंशन करेंगे आप लोग, लिखेंगे भारत के तटीय मैदान की उत्पत्ति, भारत के तटीय मैदान की उत्पत्ति, भारत के तटीय मैदान की उत्पत्ति
नदियों के निक्षेपण एवं नदियों के निक्षेपण एवं नदियों के निक्षेपण, ऐसे लिखिए, नदियों की निक्षेपण प्रक्रिया, नदियों की निक्षेपण प्रक्रिया एवं निक्षेपण प्रक्रिया एवं सागरी लहरों सागरी लहरों सागरी लहरों के अपर्दन एवं निक्षेपण से अपर्दन एवं निक्षेपण के अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अभी इन बातों को लिख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे सारी चीजें हुई है ना। अभी सेंटेंस पहले आप लिख लीजिए, एक सेंटेंस और लिख लीजिए, बोले लिखेंगे, इन तटीय मैदानों की उत्पत्ति, इन तटीय मैदानों की उत्पत्ति, इन तटीय मैदानों की उत्पत्ति अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी भ्रंशन कोष्ठक में लिख लें, अवतलन एवं उन्मंजन, हाँ उन्मंजन, अभी बताता हूँ उन्मंजन कैसे होगा बेटा। उन्मंजन, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा निर्गमन। क्या बोलते हैं? उन्मंजन, या बोलते हैं निर्गमन। तथा निमंजन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। उमंजन तथा निमंजन प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। चले जरा समझेंगे इस बात को। देखो जी, देखिएगा जो बातें आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि नदियों के द्वारा भी बने हैं, कैसे बने जरा देखिए। इस बच्चे अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर ध्यान से बच्चे, जैसे मान लीजिए हमारे ये तटीय क्षेत्र है, जैसे मान लो कि इधर भी ये हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्र है, ये पूरा जल वाला एरिया है, ठीक है। अब इस जल वाले एरिया बच्चे, तो मान लो यहाँ से कुछ धाराएं हैं जो चलती हैं बेटा, तो मान लो यहाँ से धाराएं हैं चलती हैं। अब मान लो जो धाराएं चल रही हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेलालचली, बेलालचली, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं, हाँ बेलांचली धारा है बेटा। ये कौन सी धारा है? बेलांचली धारा है। और जो बेलांचली जो धारा है या लहरें इसको बोल सकते हो बेटा, ये लहरें, तो ये लहरें करेंगे क्या? जैसे जब लहरें चल रही, तो ये लहरें, ये जो है बेटा क्या तटीय एरिया नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तटीय क्षेत्र। ये जब कोई धारा तट के समांतर चलेगा, जब ये तट के समांतर चलेगा तो क्या घटना घटेगी जरा सा बताइए। जब ये तट के समांतर चल रहा है, ये किसके समांतर चल रहा है बेटा? तट के समांतर। तो बताओ जब तट के समांतर चलता है तो जायज सी बात है ना कि जब यहाँ से चल रहा है, जब यहाँ से ये चल रहा है, तो चलने के साथ साथ अपने साथ अवसाद भी थोड़ी बहुत लेके चलेगा। अपने साथ जब चलेगा तो अवसादों को लेकर चलेगा, तो अवसादों को मान लीजिए इस क्षेत्र में क्या कर दिया? निक्षेपण कर दिया। यहाँ पे अवसादों का क्या कर दिया? निक्षेपण कर दिया। तो जब निक्षेपण कर दिया, निक्षेपण मतलब क्या हुआ? जमाव। और जब निक्षेपण कर दिया ये तटीय क्षेत्र में, तो इससे क्या हुआ ये बताओ? ये तटीय क्षेत्र का निर्माण हुआ कि नहीं हो गया? दूसरी बात है, ये क्या करेगा? अब यहाँ से निक्षेपण भी करेगा और इसके साथ साथ ये क्या करता है? अपर्दन भी करेगा। और जब यही चीजें, मान लो ये धाराएं चल रही, मान लो यही जो बेलाचली समांतर धाराएं चल रही है, तो मान लो ऐसे भारत के बीच समय चलेंगी। ऐसे ही ये धाराएं जो हैं कैसे चलेंगी? भारत के समांतर भी चलेंगी। तो जब जहां चलेंगी, तो भारत के जब चलेंगी, तो भारत के तटीय क्षेत्र में क्या करेंगे? कटा फिटा चित्र भी बना देंगे। तो इससे क्या हो गया? ये अपर्दन हो गया कि नहीं हो गया?
अपर्दन। क्यों? क्योंकि जब ये मान लीजिए अगर इन बेलनाकार धाराओं की जो करंट है अगर इनकी गति अधिक रहेगी, जब इनकी गति अधिक रहेगी तो गति अधिक रहने के कारण जब यहाँ ये टकराएंगी तटीय क्षेत्रों से तो तटीय क्षेत्रों को क्या कर देंगी, मिट्टियों को काट देंगी और काट देंगी तो मिट्टियों को क्या हो गया, अपर्दन हो गया। समझ रहे हो? तो इसी कारण देखेंगे तो जो ये वाला क्षेत्र होगा ये कटा पिटा क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। तो ये कटे पिटे क्षेत्र में क्यों ज्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि नदियां जो लहरें आ रही, समुद्री लहरें आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, या तो अवसादों को लाके जमा भी दे रही हैं और उसके साथ साथ अगर इनकी गति अधिक है तो तटीय क्षेत्र को क्या कर रही है, उसका अपर्दन भी कर दे रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समुद्री लहरें होती हैं तटीय, ये क्या करती हैं, अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से भी क्या करती हैं, तटीय क्षेत्र का क्या करेंगे बच्चे, निर्माण करेंगे। तो इसलिए हम इसको कहा कि भैया इसी को हमको बोल सकते हैं यह अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय क्षेत्र का निर्माण करती है। इस पॉइंट को मैंने आपको लिखवाया है ऑलरेडी, तो आप इस बात को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए, किस तरीके से कैसे कर रही हैं। आइए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं उमंजन किसे कहते हैं और निमंजन किसे कहते हैं ना। उमंजन और निमंजन की क्रिया क्या होती है इसको सुनो। नहीं मंजन नहीं है नहीं नहीं उमंजन बोलिए। हाँ ये जो नीलांचली धारा चलती है इतना अंदर सारा मिट्टी लेके जाती है कि अगर वो जमाव करेगा निक्षेपण तटबंध है। जायज सी बात, जैसे मान लो एक ही तो चल नहीं रही है ना, अब जितनी भी समांतर धाराएं चल रही होंगी तो जायज सी बात है कुछ अगर इनकी गति अधिक है तो अवसादों को भी ले जाके ये क्या करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट कर रही होगी। जो अवसादें जा रही होती जैसे जैसे मान लो इस एरिया में गई तो इसकी स्पीड क्या हो गई, इस एरिया में गई तो इनका स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। और जहाँ स्पीड गति इनकी कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अवसादों का जमा हो जाएगा। और जहाँ पे अगर इनकी गति ज्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इनका कटाव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो गति कम होने पर ही ध्यान देना, याद ध्यान देना कि गति कम होने पर ही होगा बेटा। अगर गति कम हो रही तो क्या होगा वहाँ पे निक्षेपण, और अगर गति ज्यादा होगी तो वहाँ ध्यान देना क्या होगा, गति अगर अधिक होगा तब क्या होगा, अपर्दन। बोलो बात क्लियर है? इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। तो कह सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूँ तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो क्या इसमें एक कारण आप ये भी दे सकते हो समुद्री लहरों को भी, कि समुद्री लहरों के माध्यम से भी तटीय क्षेत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर यही जैसे जो भी समुद्री लहरें होती हैं या धाराएं होती हैं अगर उनकी गति कम हो जाएगी तो अवसादों का तटीय क्षेत्र में जमाव कर देंगे तो उससे तटीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, उनका निर्माण हो जाएगा। वहीं पर अगर तटीय जो समुद्री लहरें होती है अगर उनकी गति अधिक होगी तो क्या करेंगी, तटीय क्षेत्रों का क्या कर देंगी, कटाव कर देंगी। और कटाव करेंगी तो यही अवसाद तो कहीं जाके जमाएंगी। अगर कटाव होगा नहीं कहीं से तो क्या निक्षेपण की प्रक्रिया होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा दोनों साथ साथ में कि अपर्दन तथा निक्षेपण के से ही तटीय क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अगर मैं आपको जैसे कह दिया तटीय क्षेत्र के, तटीय मैदान के निर्माण के कारण बताइए, निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो क्या इसमें एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं आराम से कि समुद्री लहरें भी जिम्मेदार होती हैं तटीय मैदान के निर्माण में। ठीक है, तो इसको ही देंगे समुद्री मैदान को, लहरें को। हाँ तो समुद्री लहरें तो बता रहा हूँ मैं, अभी और सारे कारण बताऊंगा पर इससे ये भी तो कारण है ना। पर इतनी बात क्लियर है ना, चलिए इसको नोट डाउन अपना कर लीजिएगा। हाँ अरे भाई यही तो कॉन्सेप्ट है। आपको लगेगा कि इसमें क्या हौच पच हुआ है, अब ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, पर बट अपना एक डायग्राम बना के इससे बाद में क्लास देखने के बाद यूट्यूब पर से वहां से करिएगा। ठीक है, हाँ दोबारा देखिएगा जिससे दोबारा रिवीजन होगा। चलिए आइए एक पेज में लेता हूँ, अब थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। अब देखिएगा, अब हेडिंग बनाएंगे बच्चे उमंजन। क्या डालेंगे, उमंजन। उमंजन को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गमन। अब इंग्लिश में से क्या बोलते हैं बेटा, इमेजेस। क्या कर दिया, और बच्चे जरा सा इस बात को समझते हैं बेटा। देखो बच्चे जरा समझो, ये मान लो
इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए बच्चे। अब जरा देखिएगा बेटा, ये हमारा क्या है कि ये हमारा मान लीजिए पूरा समुद्र है बेटा। अब आप लोग को ऐसा तो नहीं है ना कि सी लेवल समझाना पड़ेगा। सी लेवल क्या होता है? सी लेवल सब आप लोग पढ़े हैं पहले से ऑलरेडी। अब बेटा ये मान लीजिए हमारा क्या है, सागरी क्षेत्र है, ये महासागर है बेटा। ये क्या है? ये क्या है? महासागर है। ये महासागर वाला एरिया है। और महासागर से जब इस तरफ आप जो आ रहे हैं, ये बच्चे ऑलरेडी पहले से ही क्या था बेटा, ये हमारा ये तटीय मैदान है। ये हमारा क्या है बेटा? तटीय मैदान है। अभी बेटा तटीय मैदान है। अब पर यहाँ होता क्या है, जस्ट जैसे ये समुद्र वाला एरिया बच्चे, तो यहाँ होगा क्या ना, यहाँ सागर के आंतरिक भाग में क्या होगा, सागरी भाग का आंतरिक क्षेत्र जब उठ जाए, जैसे मान लो ये सागर का आंतरिक भाग है बेटा, अब ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से क्या करे, ऐसे ये उठ गया, इस वाला एरिया क्या हो गया, तो कह सकते हो कि सागर का आंतरिक भाग के क्षेत्र का उत्थान हो गया। और जब बेटा इसके क्षेत्र का उत्थान हो जाएगा, तो इससे जो जल स्तर होगा वो और इधर चला जाएगा, तो ये एरिया क्या होगा, स्थल वाला भाग हो जाएगा। और जब स्थल हो जाएगा तो ये एरिया कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा होगा बेटा, मैदानी एरिया हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इससे बताओ, ये मैदानी क्षेत्र भी कहाँ से यहाँ से यहीं तक था, पर अब मैदानी क्षेत्र बेटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो ये मैदानी क्षेत्र इतना क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो यही क्रिया, अब यही जो क्रिया है बेटा, अब यही क्रिया जो है ये पूरा क्या हो गया बेटा, ये कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। क्या बेटा, ये मैदानी क्षेत्र हो गया। और कैसे हो गया, सागर का आंतरिक भाग क्या हो गया, भाग क्षेत्र का उत्थान हो गया। अब जरा एक चीज बताओ, अगर सागर क्षेत्र का उत्थान हुआ तो कैसे हुआ, इसका कारण भी तो होगा ना। तो जायज सी बात, वही क्या होगा, प्लेट विवर्तनिक, क्या लिख सकते हैं बेटा, प्लेट विवर्तनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप। तो बताओ जायज सी बात है बेटा, ये इसके परिणाम स्वरूप इस एरिया क्या हो गया, उठ गया। अब जरा से मुझे बताइए, अगर ये एरिया उठ गया है तो यहाँ पे कुछ बताइए, अगर जैसे जायज सी बात है, ये पानी क्या होगा, तटीय क्षेत्र की लंबाई बढ़ गई नहीं बढ़ गई। जब अगर आपका उमंजन की क्रिया होगी, इसी को निर्गमन बोलिए, उमंजन बोलिए, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उमंजन। जब सागर का आंतरिक भाग क्षेत्र उत्थान हो जाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं उमंजन। क्या बोलते हैं, उमंजन, या क्या बोलते हैं, निर्गमन। तो उमंजन या निर्गमन जब हुआ तो इससे क्या हुआ, तटीय क्षेत्र का मैदान क्या हो गया, विस्तार हो गया। तटीय क्षेत्र का क्या होगा, विस्तार होगा। तटीय क्षेत्र का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा बेटा, तो आप कह सकते हो पहले पॉइंट हो गया कि तटीय क्षेत्र का क्या होगा, विस्तार होगा। एक चीज बताइए, जब तटीय क्षेत्र का विस्तार होगा तो जायज सी बात है, अब जल स्तर दूर हो गया, तो बताओ क्या यह पोर्ट एरिया लायक होगा, बंदरगाह के अनुकूल होगा बेटा, बंदरगाह के अनुकूल होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा भाई, आप जरा बताओ, ये तटीय क्षेत्र की लंबाई बढ़ गई, अब तटीय क्षेत्र की लंबाई बढ़ गई तो जो पानी का स्तर होगा कहाँ चला गया, दूर चला गया। और जब दूर चला गया तब बताओ, जो तटीय मैदान है किनारे और होना चाहिए, पास होना चाहिए रोड के, उससे उनकी समुद्र की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे आ जाएंगे तो ढलान तो ढलान कैसे, अब ये पानी क्या हो गया, उठ गया है ना। तो अब ये स्थल क्या हो गया, उठ गया, और उठने से अब जल स्तर यहाँ से कहाँ गया। बोट तो किनारे आसानी से लग भाई मेरी बात समझो, अब जैसे अब जल स्तर ये कहाँ हो गया, ये नीचे हो गया। अब यहाँ से किसी व्यक्ति को यहाँ से आना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। और जल स्तर क्या होगा, नीचे हो गया। और जल स्तर जब नीचे हो गया तो इससे क्या हो गया, ये स्तर उठ गया, तो ये क्या होगा, आप कह सकते हो कि बंदरगाह के लिए अनुकूल नहीं होगा। क्यों, बंदरगाह यहाँ बहुत ज्यादा सही नहीं होंगे, और जो एक आध दूसरे मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, अब तटीय मैदान के मिलेंगे, अब तटीय मतलब थोड़ा सा दूर मिलेंगे। तो ध्यान देना बेटा, दूसरी पॉइंट अगर यहाँ मेंशन करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, यह बंदरगाह के लिए अनुकूल दशा नहीं होगी ना बच्चे,
बंदरगाह के लिए अनुकूल दशा नहीं होगी। और यहाँ जो मिले बनेंगे बेटा अपतटीय बंदरगाह बनेंगे। कैसे बनेंगे? अपतटीय मतलब थोड़ा से दूर पे बनेंगे। तो कह सकते हो अपतटीय बंदरगाह। जैसे बेटा आपको बात कहूँ तो ऐसा बंदरगाह कहाँ मिलता है बेटा? चेन्नई वाला, जो चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है। तो चेन्नई पोर्ट बेटा क्या है? इसी की एग्जाम्पल है। यहाँ वहाँ कौन सी घटना आपको मिलती है? उमंजन की। तो वहाँ तटीय क्षेत्र क्या हो गया है? उठ गया है। इसलिए तटीय क्षेत्र का विस्तार क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो इस पॉइंट को भी बेटा इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? उमंजन। तो उमंजन में कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और इसमें बेटा ये भी पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, अभी समुद्र तल कहाँ तक था? बेटा सी एरिया कहाँ तक था? यहाँ तक था कि नहीं सी एरिया? अब इससे क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो समुद्र तल के नीचे आने से बना क्षेत्र हो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? उमंजन बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं? जो समुद्र तल यहाँ से यहाँ तक था, अब वो क्या हो गया? नीचे चला गया। तो समुद्र तल के नीचे जाने से जो क्षेत्र बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उमंजन तटीय मैदान बोल सकते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र चले, यहाँ एक ही पॉइंट मेंशन कर सकते हैं बेटा कि समुद्र तल के नीचे आने से, समुद्र तल के नीचे आने से बना क्षेत्र, समुद्र तल के आने से बना क्षेत्र। ठीक है बेटा। देखिए हर काम की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, और जब जिम्मेदारियां होंगी तो ना आपको ठंडी लगेगा ना कुछ लगेगा। सीधी सीधी बात है। जिम्मेदारियों से जितना भागेंगे उतना ज्यादा ठंडी लगेगा। आप कंबल में बैठ के पढ़ रहे हैं तभी आपको ठंडी लग रही है, हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, देखिए पढ़ाते समय लुकिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना। भले से दो कंसेप्ट कम समझ में आए पर लुक के साथ कोई समझौता नहीं। नहीं, हर बात अब लड़कियों के ऊपर लागू करेंगे तो फिर खतरा हो जाएगा ना। वैसे भी हमारे क्लास में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लड़कियों का नाम सुनते हैं उनके अंदर पता नहीं कौन सा खून दौड़ने लगता है। अब मैं किसी प्रकार का अपने ऊपर जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए कृपया उस पर टिप्पणी ना ही करें तो ठीक है। क्या बताए, कुछ बेशरम लड़के भी आ गए यहाँ पे, कोई शर्म लिहाज है ये नहीं है उनको। क्या बोलेंगे कब क्या बोलेंगे पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए चलिए आइए, तो चलिए उमंजन की क्रिया होगी बेटा। आप डालेंगे चलिए निमंजन, तो इससे भी तटीय क्षेत्र का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है ना। आइए, अर्पित हो गया। चलो अच्छा, अब फिर डालेंगे बेटा, अब डालेंगे अगला निमंजन। क्या डालेंगे? अब देखो बच्चे, जस्ट इसी का उल्टा जो आपने पढ़ा है, जस्ट इसी का अपोजिट ही क्या होगा बच्चे? यहाँ पे निमंजन होगा। जस्ट इसी का अपोजिट क्या होगा बेटा? निमंजन होगा। तो जरा इसे, हाँ इसको एक सेंटेंस में लिख लीजिए पहले, तो मैं समझाता हूँ। लिखेंगे निमंजन की तटीय रेखा, निमंजन की तटीय रेखा, निमंजन की तटीय रेखा समुद्र के आंतरिक भाग, निमंजन के तटीय रेखा
तटीय रेखा समुद्र के आंतरिक भाग में क्षेत्र विशेष के भ्रंशन क्वेश्चन में लिख लेंगे अवतलन, क्वेश्चन में लिख लेंगे अवतलन भ्रंशन होने से या समुद्र तल के ऊपर उठ जाने से बना क्षेत्र निमज्जन तटीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, आइए जरा सा इसको भी देखते हैं बच्चे हम लोग। ये क्षेत्र है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास हैं। अब जाहिर सी बात है आप लोग को पता है कि ये हमारा क्या बच्चे है, तटीय मैदान। तो तटीय मैदान तो बेटा हमारा पहले से है। अब यहाँ पर हमारा पूरा क्या था, ये यहाँ तक सी रूट था, यहाँ तक पूरा सी हमारा पाया जाता था। अब ये बेटा क्या है, महासागर है, महासागर है। अब ये जो महासागर है, अब यहाँ से सी पाया जाता है बेटा। पर क्या हुआ कि इसके यहाँ पे बीच में मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा क्या पड़ा, फॉल्ट पड़ा। क्या पड़ा, फॉल्ट पड़ा। और यहाँ भी बेटा क्या पड़ा, फॉल्ट पड़ा। तो फॉल्ट के पड़ने से ये वाला हिस्सा क्या हुआ, नीचे की तरफ धंस गया। अगर जब यहाँ पे फॉल्ट पड़ा तो फॉल्ट पड़ने से ये हिस्सा जो था ये नीचे की तरफ क्या हो गया बेटा, धंस गया। और जब ये नीचे की तरफ धंस गया, अब ये नीचे की तरफ धंस गया तो इससे जो जल स्तर है वो इस तरफ क्या हो गया, बढ़ गया, गहरा हो गया। जाहिर बात है अब यहाँ पे जल स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कैसे धंसा बेटा, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हुआ, भ्रंशन हुआ। भ्रंशन फॉल्ट पड़ा तो ये क्या हुआ, सर नीचे हो गया। भ्रंशन या अवतलन से सागर के आंतरिक भाग का नीचे तरफ धंस जाना, धंसने से क्या होगा, जल स्तर में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और जल स्तर से जब वृद्धि हो जाएगा तो ध्यान देना बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, निमज्जन। क्या बोलते हैं, निमज्जन। लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, भ्रंशन बोलते बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, अवतलन। तो जो भ्रंशन है, अवतलन से क्या हुआ बच्चे, तो कह सकते हो सागर के आंतरिक भाग का क्षेत्र नीचे धंस जाता है। और जब नीचे धंस जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, निमज्जन। अब जरा से बताओ, जब यहाँ पे निचला भाग धंस गया बेटा, यहाँ से जब ये निचला वाला भाग धंस गया तो इसका मतलब यही हुआ बेटा ना। और जब निचला भाग धंस गया तो जो जहाजें होंगी, अब आसानी से जो जहाजें पहले यही रुक जाती होंगी, अब ये जहाजें बेटा आराम से यहाँ तक किनारे तक आ जाती होंगी। समझ रहे हो, तो यह एरिया कैसा होगा, पोर्ट के लिए कैसा होगा, अनुकूल होगा। तो निमज्जन के तटीय क्षेत्र में बंदरगाह के निर्माण के लिए क्या होगा, अनुकूल क्षेत्र माना जाएगा ना। तो यहाँ पे बेटा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे, आप लोग लिख लेंगे, निमज्जन के तटीय क्षेत्र बंदरगाह के लिए अनुकूल माना जाता है, ठीक है बेटा, अनुकूल माना जाएगा। और यहाँ पे जो मिलेंगे बेटा, तो एकदम समुद्र से जुड़ा हुआ तट मिलेगा, पोर्ट मिलेंगे, एकदम जल के साथ जुड़े हुए मिलेंगे।
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ जो बोलते हैं इसे बोलते हैं अभी तटीय बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, अभी तटीय बंदरगाह, तो इसे बोलते हैं बेटा अभी तटीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। जैसे बेटा आप लोग यहाँ देख सकते हैं कोंकण, कोंकण जो महाराष्ट्र में बेटा, यहाँ पे जो भी पोर्ट मिलते हैं वो सभी कैसे होते हैं? अभी तटीय, गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र और गुजरात वाले में जो पोर्ट पाए जाएंगे उसी तरीके से पाए जाएंगे बेटा। और जाहिर सी बात इससे क्या होगा बेटा, बड़े जहाज जो होंगे क्या हो जाएंगे? बड़े जहाज, जितने भी बड़े जहाज होंगे, जहाज बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाएंगे। बड़े जहाज पोर्ट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को भी याद रखिए बेटा। अब बताओ बच्चे, यहाँ से इस तटीय भाग, यहाँ भी जो तटीय भाग होंगे वो तटीय भाग क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, नहीं डूब जाएंगे? अब जैसे जब यहाँ जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय भाग क्या हो गया, यहाँ पे डूब गया। तो जाहिर सी बात इसमें क्या होगा, ये भी लिख सकते हैं कि तटीय भाग डूब जाता है। तो जो तटीय भाग होता है वो क्या होता है बच्चे? डूब जाता है। ठीक है, तटीय भाग डूब जाता है। चलो हो गया। तो आपको अगर देखा जाए तो मैदान बनने के पीछे, मतलब तटीय मैदान बनने के पीछे, एक तो मैंने सागरीय लहरों के बारे में चर्चा की आपसे, दूसरा मैंने उमंजन की क्रिया बताया, और तीसरा क्या बताया? निमंजन। इन सभी कारणों से तटीय मैदानों का क्या होता है? निर्माण होता है ना। अब बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं? ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसकी विशेषताओं से भी बनेगा। अभी जब हम लोग नदियां पढ़ेंगे तो नदियों के अनुकूल भी दशाओं को पढ़ना होगा। जब नदियां पढ़ेंगे तो नदियों से क्या विशेषताएं होंगी वहां हम पढ़ेंगे। और अभी हम लोग तटीय मैदानों की अपेक्षा अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी समझते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में क्या विशेषताएं हैं और यहाँ से और सारे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे एक पॉइंट लिखेंगे बेटा, आप लोग पानी दीजिएगा तो। एक कंसेप्ट आपको और समझा देता हूँ, फिर दोनों मंत्र समझाता हूँ आपको। मैंने अगर याद हो तो आपको पढ़ाया था महाद्वीपीय मग्न तट, याद है? कॉन्टिनेंटियल शेप पढ़ाया था आपको जब ओशनियोग्राफी पढ़ाया था। तो अगर याद आ रहा हो, और मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो शायद आप लोग को याद आ जाए। देखिएगा, जैसे अगर था कुछ इस तरीके से बच्चे मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रा किया था। याद आ रहे हैं सभी स्ट्रक्चर? नहीं याद आएंगे तो फिर कर ही क्या सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि बातें याद आ रही हैं और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। नहीं भाई, ताना होना नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो तारीफ के काबिल होंगे तो तारीफ होगा ना। और जब तारीफ के काबिल नहीं रहेंगे तो फिर बात अलग है। चलिए अब देखिए जरा समझ बताइए। अब जाहिर सी बात बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये तुम्हारा क्या है? तटीय मैदान है बेटा। ये क्या है बेटा? तटीय मैदान है। ये हमारा क्या है? तटीय मैदान। अब जो ये तटीय मैदान है हमारा कोस्टल प्लेन है,
तो देखिए बच्चे, यहाँ से जब नीचे आओगे तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक एरिया को हम लोग क्या कहते थे बच्चे, बताओ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीपी मग्न तट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीपी मग्न तट बोलते थे। जब इसके नीचे आते थे बताओ, इसे क्या बोलते थे, इसे क्या बोलते थे, मग्न ढाल बोलते थे। यहाँ अब ये वाला जो एरिया था, इसे हम लोग क्या बोलते थे बताओ, ट्रेंच, खाई। ये वाला एरिया क्या था, ट्रेंच था। अब ये पूरा एरिया जो था पूरा, इसे हम लोग अगाध क्षेत्र बोलते थे। क्या बोलते थे, अगाध मैदान का क्षेत्र। अब जरा सा इन बातों को ध्यानपूर्वक समझिए बच्चा। अब जो महाद्वीपी मग्न तट है और मग्न ढाल है, ट्रेंच है, तो जैसे तटीय मैदान के बाद ही क्या आएगा, महाद्वीपी मग्न तट होगा। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान, तो आपको ये बात तो क्लियर है कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है, पर जो पूर्वी तटीय मैदान उसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है। पर मैं आपसे पूछूं कि ये तो तटीय मैदान यहाँ से यहाँ तक आएगा ना। अब ऐसे में अगर तटीय मैदान की विशेषता अगर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, तो ये बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी वाला भाग हो जाएगा। और उधर वाले देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्व वाले। तो तटीय मैदान में 30 तरफ की चौड़ाई क्या है, कम है, उधर की चौड़ाई क्या है, अधिक है। अगर महाद्वीपी मग्न तट की बात करेंगे, जो उसके बाद का सेकंड स्लोप आता है, वो किसका ज्यादा होगा, पश्चिमी भाग का अधिक होगा कि पूर्वी भाग का। सब पश्चिमी भाग का। क्योंकि यहाँ से आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्री में कि महाद्वीपी मग्न तट का विस्तार पश्चिमी भाग में अधिक है या पूर्वी भाग में अधिक। अब पश्चिमी भाग में है कि पूर्वी भाग में है, तो जरा सा आइए इन बातों को भी हम लोग क्या करते बेटा, समझते हैं। देखो बच्चे, आइए इसी चीज को हम लोग आपके मैप में देखते बेटा। जैसे इस मैप को थोड़ा सा मैं और जलाता हूँ। देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ से बात करूंगा तो एक चीज बताओ बेटा, आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर जो पढ़े थे, ये बताओ किसका है बेटा, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट बेटा। और यहीं से अब ये जो था, ये रीजन जो था, अब बताओ इसको हम लोग किस नाम जानते हैं। अब देखो बेटा, मैं थोड़ा सा आपका ऊपर वाला भाग गायब करता हूँ ना, क्योंकि हमको काम केवल कितने से है, इससे है, और बहुत सारी जानकारी हमको यहाँ पे क्या करना है, इकट्ठा करना है। चलो इतने पर ही देखो से। अब देखो बच्चे, ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, पूर्वी घाट हो गया, बोलो बात सही है ना, ये पूर्वी घाट हो गया। अब बताओ यहाँ से लेकर जो इसके बीच का जो रीजन होता है, इसके जो बीच का रीजन होता है, यही वाला एरिया ये जो पूरा रीजन है बेटा, अब ध्यान देना। अब ये तो अगर ध्यान समझो बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है, इसको तो हमने क्या बोला बेटा, ये हमारा क्या है, ये पश्चिमी घाट है, क्या है, पश्चिमी घाट है। और ये वाला क्या है बच्चे, हमारे पास है पूर्वी घाट है, क्या है, पूर्वी घाट है। बोलो बात क्लियर है। और अगर मैं आपसे दूसरी बात कहूं, तो जो ये वाला रीजन है, ये रीजन है बेटा, ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है, अब इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया है, अब जानते हो ये यहाँ से लेकर अगर दिखाएंगे तो ये भारतीय तट रेखा है बेटा। अगर देखा जाए तो इसको आप इसे देखो, ये अगर यहाँ से इसके बीच के देखो क्षेत्र, इसको मैं थोड़ा सा और आपको डार्कनेस रेड कर दूं जिससे आपको पता चले। ये हमारा क्या है, पश्चिम घाट है, और ये हमारा क्या है बेटा, ये पूर्वी घाट कटाफटा क्षेत्र में मिलता है। ये हो गया बेटा, तो ये हमारा हो गया पूर्वी घाट, क्या हो गया, पूर्वी घाट।
अब ये जो बीचों वाले बीच का क्षेत्र है बेटा, इसको हम लोग नाम ने क्या दिया था बेटा, इसका नाम क्या है, तो इसे बोलेंगे हम लोग, ये वाला जो रीजन है इसको बोलेंगे हम लोग पश्चिमी यह तटीय मैदान है। बोलो बात क्लियर है। इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान। और जो इस साइड है बेटा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वी तटीय मैदान। बोलो बात क्लियर है, इसे बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। अब जरा से मुझे एक बात बताइए यहाँ से, अब जाहिर सी बात है जब अब इसके जब ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, अभी आपने इस डायग्राम को जस्ट पढ़ा है तो आप देख रहे हो पहले तटीय मैदान आएगा और फिर क्या आएगा, महाद्वीपीय मग्न तट आएगा। तो इसका मतलब यही है ना कि अब देखो ये तटीय मैदान हो गया, अब इसके आगे का जो ये रीजन होगा ये क्या होगा, महाद्वीपीय मग्न तट होगा कि नहीं होगा। तो जो महाद्वीपीय मग्न तट की बात अगर करेंगे बेटा ना, तो महा तट की बात करेंगे, अब ये देखेंगे बेटा, अब देखेंगे यह जो रीजन निकल के आया है आपके सामने आया है, ये बच्चे हमारे पास क्या है, अब देखो, अब ये जो रीजन है, अब इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, महाद्वीपीय महाद्वीपीय इसी बोलते हैं मग्न तट। अब ये भी बेटा क्या है, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट। तो बेटा जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है ना, इन दोनों सबसे बड़ी खास बात होती है कि यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक होती है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक होती है इस रीजन की। अब कहेंगे सर इस रीजन की अधिक चौड़ाई क्यों, तो इसके पीछे कारण क्या है। हाँ अब देखिए अगर आपसे मैं कहूँ तो जो महाद्वीपीय मग्न तट है, इसकी इस साइड में चौड़ाई जो होगी क्या होगी, या पश्चिमी भाग में चौड़ाई अधिक किसकी बच्चे, महाद्वीपीय मग्न तट की। और जबकि महाद्वीपीय मग्न तट की यहाँ बात करेंगे तो पूर्वी भाग में कह सकते हो, पूर्वी भाग में चौड़ाई कम होती है, चौड़ाई कम होती है। जबकि अगर पूर्वी तटीय मैदानों की बात करेंगे, अगर यहीं पर अगर पूर्वी तटों मैदानों की बात करेंगे तो पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई कैसी होती है बेटा, हाँ पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई कम, बेटा सॉरी हाँ चौड़ाई कैसा होगा बेटा, अधिक, चौड़ाई कैसे होती है, अधिक। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई यहाँ पे क्या होगी, पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, वहां से चौड़ाई क्या है, अधिक है। तो बात सही है, इसकी चौड़ाई तो अधिक है, इसकी चौड़ाई कम, इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। पर यहाँ अगर मग्न तट की बात करेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट की बात करेंगे, इसकी पूर्वी भाग की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम। तो इसके पीछे रीजन क्या है, पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा कि पहली बात तो अभी मैं इस विशेषताएं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। सबसे बड़ी बात है बेटा कि यहाँ पे इनके स्लोप की बात करेंगे, तो स्लोप अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट का स्लोप क्या है, ये अगर पूर्वी घाट का स्लोप देखेंगे तो अधिक है, ऐसे पे है। जैसे अगर मान लीजिए ये वाला हाथ मेरा हैंड देख रहे होंगे, तो ये वाला मान लीजिए पश्चिमी घाट है, राइट, और ये वाला हमारा क्या है, पूर्वी घाट है। तो इसका स्लोप इस तरीके से है। तो सारी नदियाँ इधर आती हैं, सारी नदियाँ क्या होंगी, नदियाँ लगभग कहाँ आती है, सब इस साइड में आएंगी। जब बंगाल की खाड़ी इस साइड में क्या आएंगी, बे ऑफ बंगाल की तरफ आएंगी। जब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अब यहाँ क्या है बेटा, बे ऑफ बंगाल है। अब इधर हमारे पास क्या है बेटा, अरब सी। तो अरब सी है,
तो यहाँ कैसा मिलेगा, इस साइड में तीव्र ढाल मिलती है, इस साइड में क्या मिलती है, तीव्र ढाल। यहाँ पे जो ढाल मिलेगा, अगर पश्चिमी घाट की ढाल की बात करेंगे, ये पश्चिमी घाट है, इसकी ढाल अगर बात करेंगे बेटा, तो ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है। यहाँ पर अगर नदियाँ आती हैं तो तेजी से नीचे जाती हैं, तो वो क्या करती है, जो भी मैग्मा होंगे, अवसाद होंगे, वो डायरेक्ट समझो यहाँ से, जब ये अगर यहाँ पे ढाल अधिक है बेटा, इस साइड में अगर ढाल अधिक कर देंगे हम लोग, तो जो भी यहाँ से अवसाद आएंगे तो सीधा कहाँ चले जाएंगे, ट्रेंच वाले एरिया में जमेंगे। बट अगर यहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ, अब ये मान के चलो, ये पश्चिमी घाट वाला पूर्वी घाट का हिस्सा है, अब पूर्वी घाट वाले में अब स्लोप कम है, अब स्लोप कम है तो जब यहाँ से जो मलबा आएंगे तो धीरे धीरे फिसलते हुए इसी एरिया में क्या होंगे, जमना चालू कर देंगे। तो वही चीजें जरा से यहाँ से देखो, तो जब इस भाग में नदियां आएंगी, तो नदियां जब आएंगी तो नदियां यहाँ से पहले बेटा मान लीजिए कि कई सारी नदियां यहाँ से जब नदियां आएंगी बेटा, ये नदियां आ रही हैं, ये नदियां इधर से आ रही हैं, ये सभी नदियां आ रही हैं, ये सभी रिवर है। तो रिवर क्या करेंगी, इन्हीं क्षेत्रों में क्या करेंगी, अवसादों का जमाव कर देंगी। तो जब अवसादों का जमाव कर देंगी तो जाहिर सी बात है, जो महाद्वीपीय मंग तट की चौड़ाई होगी उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि जब तो पूर्वी तटीय मैदान क्या होगा, अधिक चौड़ा हो जाएगा, और जो महाद्वीपीय मंग तट की ढाल जो तट होगी उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि जब ये नदियां आई, ये सभी क्या बेटा, रिवर है, ये सभी रिवर है, और ये रिवर अपने साथ क्या लाती है, अवसाद लाती है, और ये अवसादें जब ये पूर्वी घाट से इंटर करेंगी, पूर्वी तटीय मैदान में जाएंगी, पूर्वी तटीय मैदान से इसकी जब उसके मलबा का मात्रा अधिक बढ़ेगा तो ये कहाँ तरफ बढ़ेंगी, महाद्वीपीय मंग तट की तरफ बढ़ेंगी, और जब महाद्वीपीय मंग तट की तरफ बढ़ेंगी तो यहाँ पर अवसादों का जमाव हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई तो बढ़ जाएगी, पर महाद्वीपीय मंग तट की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम। अब ये नदियाँ काफी दूर से आती हैं, तो गाद भी इकट्ठा लेके आती हैं। अब यहाँ की जो नदियाँ होती है बहुत ही कम दूरी से आती है, और जब बहुत कम दूरी से आती है, पश्चिमी घाट जैसे उतरती है तो बड़ी तेजी से क्या होती है, इनकी स्पीड इतनी तेजी होती है कि जो मलबा होती है वो कहाँ चली जाती है, एकदम नीचे ट्रेंच साइड तरफ, या नहीं, या तो ढाल स्लोप की तरफ चली जाएंगी। तो इसीलिए इस क्षेत्र में याद रखिएगा, महाद्वीपीय मंग तट की चौड़ाई अधिक, और जबकि पूर्वी मंग तट की चौड़ाई क्या है, कम। वही अगर तटीय मैदानों की बात करेंगे तो तटीय मैदानों की कंडीशन क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि तटीय मैदानों की क्या होगी, पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या होगी, अधिक, और जो पश्चिमी तटीय मैदान होगी उसकी चौड़ाई क्या होगी, कम। ठीक है ना। तो एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। तो बताओ, ये डायग्राम क्लियर है। अब आपको बता रहा हूँ, ये सभी कंसेप्ट किसी भी, आपको विश्वास करिए, आप किताब ढूंढते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको नहीं समझ में आने वाला है, ये किताबों नहीं मिलेगा। अब बता रहा हूँ, इस तरीके से जब आपको कभी अगर इसके बारे में चर्चा करने की पारी आई, अब इस तरीके से आपने क्या किया, इसे अगर आपने से इस प्रकार से डिजाइन फॉर्म करके अब आंसरिंग कर दी अपनी, तो आपके आंसर में ये सब डायग्राम 4 चांद लगाते हैं, आपके स्कोरिंग नंबर को आधा नंबर 1 नंबर बढ़ा ही देंगे। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को बेटा आप पॉइंट में लिख लीजिए फट से इसको। क्या हो गया, चलिए पहले इसको आप सेंटेंस में लिख लीजिए। ठीक है, बात कम करिए, पहले इसको सेंटेंस में लिख लीजिएगा, यूट्यूब से देख के इस डायग्राम को बनाइएगा। चलिए कुछ अच्छा हो जाए, चलिए लिखेंगे, पश्चिमी मंग तट, हाँ बस इसे पॉइंट में लिखिए, मैंने तो आपको डायग्राम समझा दिया, इसको यूट्यूब से यहाँ डायग्राम बना लीजिएगा आप, जब क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी तो वहां से आप डायग्राम को क्या करिएगा, बना लीजिएगा। लिखेंगे, पश्चिमी मंग तट पूर्वी मंग तट के अपेक्षा, पूर्वी मंग तट के अपेक्षा, पूर्वी मंग तट के अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है, अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है। गुजरात एवं कोंकण क्षेत्र में, गुजरात एवं कोंकण क्षेत्र में, गुजरात एवं कोंकण क्षेत्र में अधिक चौड़े पाए जाते हैं,
अधिक चौड़े पाए जाते हैं, अधिक चौड़े पाए जाते हैं। सर्वाधिक मंगतट, सर्वाधिक मंगतट महाराष्ट्र के पास है। सर्वाधिक मंगतट महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र के पास है। ठीक, नीचे एक पॉइंट और लिखेंगे, लिखेंगे गंगा के मुहाने एवं गंगा के मुहाने एवं गंगा के मुहाने एवं मन्नार की खाड़ी को छोड़कर, मन्नार की खाड़ी को छोड़कर मन्नार की खाड़ी को छोड़कर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मग्न तट, बंगाल की खाड़ी, मग्न तट अरब सागर के, अरब सागर के, अरब सागर के मग्न तट की अपेक्षा संकीर्ण है। अरब सागर के मग्न तट की अपेक्षा संकीर्ण है, अपेक्षा संकीर्ण है। चलिए बच्चे, बात क्लियर, आगे बढ़े। आइए, इस डायग्राम को आप क्या करेंगे, यूट्यूब से देखकर तब बनाएंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि अगर इसको रोकूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आइए भैया, अब जरा सा इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब लिखेंगे, नीचे पॉइंट लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ बेटा। नीचे एक सेंटेंस लिखिए फट से, लिखेंगे स्थिति एवं संकीर्ण भूमि, स्थिति एवं संकीर्ण भू आकृतिक प्रक्रियाओं, संकीर्ण लिखे हैं सक्रिय, स्थिति एवं सक्रिय भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान को, तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है बेटा, जब दो भागों में बांटा गया है तो आप ये जानते हो इतना ही कि बेटा ये इस तरफ अगर बात करेंगे तो इधर क्या होगा, इधर होगा पश्चिमी तटीय मैदान, बात सही बच्चे। अब अगर इधर की बात करेंगे तो इधर क्या होगा, पूर्वी तटीय मैदान। तो इसी को क्या किया है बेटा, दो भागों में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर तटीय मैदानों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे बेटा, तो आप जानते हो कि इस तरफ जो नदियां आती हैं, अगर पश्चिमी तट की बात करेंगे बेटा, तो पहला पॉइंट ये है कि इस तरफ जो नदियां आती है वो क्या होती है, इन नदियों की पहली बात तो छोटी नदियां होती हैं और कम दूरी तय करके आती है ना। तो पहली बात इधर क्या होगी बेटा, सबसे पहली बात है छोटी नदियां होती हैं। कैसी नदियां होती हैं, छोटी नदियां होती हैं। अब इधर तरह की जितनी भी होती है कैसी नदियां होती है बच्चे, बड़ी नदियां होती हैं। एक चीज बताओ, जब बड़ी नदियां हैं तो बड़ी नदियां जब है तो इनकी गति क्या होगा, अधिक होगी कि कम होगी, आते आते इनकी गति क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी, गति कम होती है। और जब यहाँ पे छोटी नदियां हैं तो इनकी दूरी कम है, तो यहाँ गति कैसी होगी, इनकी गति कैसी होगी, अधिक होगी। गति क्या होगी बेटा, अधिक होगी। और जब गति अधिक होगी तो जायज से तरफ, इस तरफ की जो नदियां होंगी वो अवसादों की मात्रा इनके अंदर क्या होगी, कम। इस तरफ क्या होगी बेटा, अवसादों की मात्रा क्या होगी, कम होगी।
और जब अवसादों की मात्रा कम होती है तो गति भी इनकी कम होती है, तो ये ध्यान देना है अवसादों का निक्षेपण भी क्या करेंगी, कम। तो ये क्या करेगी इस साइड में बेटा, अवसादों का निक्षेपण कम करती हैं। और जब निक्षेपण कम करती है बेटा, तो आप ही बताओ इस तरफ की जो पश्चिमी तटीय मैदान होगी चौड़ाई अधिक होगी कि कम होगी? जाहिर सी बात इनकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पश्चिमी तटीय की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो इससे पश्चिमी तटीय क्षेत्र का चौड़ाई जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो चौड़ाई कैसा होगा बच्चे, कम होगा। अब इस तरफ की जो नदियां होंगी वह क्या बनाएंगी, ये सभी नदियां, तो ये सभी नदियां बेटा इधर क्या बनाती है, इधर की नदियां बनाती है ज्वार नद। ज्वार नद अर्थात इसको बोलते हैं बेटा एस्चुरी। अब एस्चुरी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ एस्चुरी होता क्या है। हाँ, डेल्टा एस्चुरी दोनों है। अब जरा इस तरफ देखेंगे बेटा, जब इनकी गति कम होगी तो नदियां काफी दूर से आ रही है, तो इनमें अवसादों की मात्रा क्या होगी, अवसादों की मात्रा अधिक। और जब अवसादों की मात्रा अधिक होगी तो ये अवसादों का निक्षेपण भी अधिक करेंगे। अवसादों का निक्षेपण अधिक। और जब अवसादों का निक्षेपण होगा तो इससे क्या होंगे, तटीय क्षेत्र क्या होगा, चौड़ा अधिक होगा। जब अवसाद जम जाएंगे बेटा तो तटीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो तटीय क्षेत्र चौड़ा ज्यादा होगा। और जब तटीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो बताओ तो ये बंदरगाह के लिए अनुकूल होगा, क्योंकि जहाजें तट के किनारे आ ही नहीं पाएंगी। तो ध्यान देना इस साइड में ज्यादा बंदरगाह के लिए अनुकूल नहीं पाया जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं पोर्ट, पोर्ट के लिए अनुकूल नहीं होगा। अगर इस तरफ देखेंगे बेटा तो इधर क्या होगा, ये पोर्ट के लिए कैसा होगा, पोर्ट के लिए कैसा होगा बेटा, अनुकूल होगा। और यहाँ पे क्या मिलेंगे बच्चे आप लोग को, यहाँ क्या मिलेंगे, डेल्टा का निर्माण होगा, डेल्टा का निर्माण। अब विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है बेटा आप लोग को, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो बात समझ रहे हैं, तो एक बेसिक अंतर है। अब मैं इसी चीज को सेंटेंस में बोल के आपको लिखवा दे रहा हूँ ना। हो गया, तो चलिए डालेंगे सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक। लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में विशेषता, यह एक सकरा मैदान है, यह एक सकरा मैदान है, सकरा मैदान है जो पश्चिम घाट एवं पश्चिम घाट एवं पश्चिम तटीय मैदान के मध्य अवस्थित है, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिम तट के मध्य अवस्थित है। इसकी औसतन चौड़ाई 64 किलोमीटर है।
इसकी औसतन चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई मध्य में संकीर्ण, इसकी चौड़ाई मध्य में संकीर्ण, वहीं उत्तर और दक्षिण में, उत्तर एवं दक्षिण भागों में, इसलिए उत्तर एवं दक्षिण भागों में अधिक है। मतलब अगर इसकी चौड़ाई देखने की कोशिश करेंगे बच्चे, इस वाले रीजन में क्या होगा, यहाँ बीच में क्या होगा कम, इधर चौड़ाई क्या होगा अधिक, फिर यहाँ चौड़ाई क्या होगा अधिक, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, यह Your device could not open Chrome to fix the issue. Download the latest Chrome update and from your ability. चलिए अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान, जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। जैसे बात ये वाली भाग क्या होंगे, धसे हुए होंगे तो जल ऊपर आ जाएगा, तो कैसे जलमग्न। इसीलिए देखो अभी क्या है, मालदीव, इधर सुमात्रा, ये सभी डूबने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये मालदीव, सुमात्रा, जावा वाले द्वीप क्या डूबने के कगार पर है। और ऊपर से भी देखो हाल ही में क्या हुआ, अरावली के 100 मीटर की छोटी पर्वतों को क्या हुआ, काटने का सरकार आदेश दे दिया था कोर्ट ने, फिर इसे क्या किया गया, अभी हाल में फिर रोका गया। और सोचिए अगर ऐसा हो पाता, और वास्तव में अगर आप फील करिए, अगर ये कहीं अरावली का रीजन जो है बच्चे, ये जो अरावली रीजन है ये है, अब बेटा ये अरावली रीजन है। अब अगर इस अरावली रीजन के जो छोटी छोटी, अब इसमें से देखा जाए तो 90% जो 90% है उनकी ऊंचाई 100 मीटर से क्या है, कम है, और मात्र 10% होंगी जिनका 100 मीटर से क्या है बेटा, वो अधिक है। अब ऐसे में इनको अगर काटने का, मैदानी क्षेत्र बनाने के कह दिया गया, तो बेटा सबसे बड़ी बात है ना, यह किसका काम करता है, अवरोधक का बैरियर का काम करता है, ये बैरियर का काम करता है, अवरोधक का काम करता है। अब जरा बताइए इस तरफ क्या है, थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है, और थार रेगिस्तान के होने कारण अब यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, सैंड पाए जाएंगे। अब यह सैंड उड़कर, ये सोचिएगा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हाँ दिल्ली हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, इन सभी क्षेत्रों में ये क्या होते हैं, बालू के छोटे छोटे सैंड आते हैं। अब आप लोग को मालूम है यही बालू के छोटे छोटे जो सैंड होते हैं, हवाओं में होते हैं, तो इन्हीं पे धूल कण प्रदूषण जाके क्या होते हैं, जमते। अभी भी दिल्ली की कंडीशन वैसे ही होती है कि वहाँ पे फॉग की कंडीशन बड़ी ही गंदा होती है, और जो विजिबिलिटी होती है वो बल्कि ही क्या होती है, लो होती है। अब ऐसे कंडीशनों में ये सैंड बालू अगर इस एरिया में बढ़ते हैं तो क्या होंगे, ये सैंड जो होंगे इसके ऊपर क्या होगा, इसकी विजिबिलिटी दिल्ली की और कम कर देती है, प्रदूषण की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसके साथ साथ हिमालय रीजन में ये जाकर वहाँ को क्षेत्र को प्रभावित करती है, वहाँ के मानसून को, वहाँ के वनस्पतियाँ को। जरा सोचिएगा, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए, मेडिटेरियन सी याद आ रहा है, आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि इस तरीके से ये जो ये अफ्रीका है, और उधर देखिए ऐसे ही इटली वाला रीजन है जो, अब ये पूरा मेडिटेरियन सी है। अब बताइए जब यहाँ सहारा से जो मानसून जाती है, ये जब जाती हैं, यहाँ से हवाएं जो चलती हैं, तो यहाँ से जब चलती है तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्या होते हैं, बालू होते हैं, सैंड होते हैं। अब इसके बाद ये यहाँ से जलवाष्प को ग्रहण कर लेती है। अब ये इटली वाले क्षेत्र में, इधर वाले यूरोप वाले, इधर क्या है, यूरोप है, और इस यूरोप वाले रीजन में ये क्या करती है, लाल रक्त वर्षा कराती है, जिससे यहाँ की फसलें पूरी नष्ट हो जाती हैं। यहाँ की फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जरा सोचिए यही प्रभाव क्या हमारे इंडियन रीजन में नहीं हो जाता, सेम टू सेम कंडीशन। जिस तरीके से अफ्रीका के तट से जो अफ्रीकी सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल से जो हवाएं चलती हैं, तो यहाँ से अपने साथ क्या करती है, छोटे छोटे रेत को इकट्ठा कर लेती हैं,
और इसके साथ जैसे ऊपर जाती है मेडिटेरियन, ये क्या है, भूमध्य सागर है। क्या है ये हमारा भूमध्य सागर है। अब इस भूमध्य सागर से ये क्या करती है, जलवाष्प की मात्रा को धारण कर लेती है, और जलवाष्प की मात्रा उस छोटे छोटे बालू के कण पे, सैंड के ऊपर क्या होती है, जैसे सैंड हो गया, अब सैंड के ऊपर क्या होगा, जल के अणु क्या होंगे, जम जाएंगे। अब ये जाकर इटली वाले, यूरोप के निचले वाले हिस्से में, उत्तरी वाले भाग में क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं। और वर्षा कराने से वहां पे कहते हैं लाल रक्त की वर्षा हो रही है। ऐसे जो फसलें होती हैं उनके ऊपर बालू का जमाव हो जाता है, परत बन जाती है, समझ रहे हो। तो इससे वहां की फसलें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जस्ट इसके पश्चात ही कौन चलती है, डॉक्टर बिंड, डॉक्टर पवने। और डॉक्टर पवनों के अंदर क्या होती है, भूमध्य सागर से उठी हुई ये साइक्लोन के कारण होती है। तो यह पानी जब उठती है तो यही पानी जाती है, तो जो फसलों पे बालू के रेत जमे होते हैं उन्हें धुल देती है। तो इसीलिए उसे लोग डॉक्टर बिंड कहते हैं कि डॉक्टर हवाएं हैं। और लाल रक्त वर्षाएं क्या करती है, वहां की फसलों को क्या करती है, नष्ट कर देती हैं। और यही कंडीशन सिर्फ कहा जाता तो हमारे इस वाले भारत वाले रीजन में हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो। पर सरकार ने भी इसे क्या किया है, कोर्ट ने इसे क्या किया है, न तोड़ने का आदेश दे दिया है कि अब तोड़ा नहीं जाएगा। तो किसी चीज को पढ़ते समय आप उसके एस्पेक्ट को देखिए कि हमारे यूपीएससी से किस तरीके से वो ताल्लुकात है। अब ये मुद्दा काफी हाईलाइटेड रहेगा, अरावली अपने उत्कर्ष पे रहेगा, तो मतलब ये क्वेश्चन बनने का क्या होंगे, संभावना ज्यादा होंगी। प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरावली से ही, अवशिष्ट पर्वत को लेकर 2-4 कथन देकर, पुराना है या किस युग में बना हुआ है नहीं, या इसके समकालीन पर्वत कौन कौन सी हैं, कोटेशन के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो यही होते हैं करंट। करंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज को कैसे पढ़ना है, करंट का मतलब होता है कि किसी चीज को आप किस तरीके से ले रहे हैं। देखिए यूपीएससी यानी नो फैक्ट, ओनली वन कंसेप्ट। और कंसेप्ट जितना बेहतर होगा, फैक्ट आपके पास उतना बढ़िया होगा, फैक्ट का भरमार आपके पास होगा। अब जैसे यहाँ जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब जैसे क्या हुआ, हमने आपको बताया मंगन तट सर्वाधिक किसके पास है, महाराष्ट्र के पास है। पर मंगन तट ढाल होता क्या, अपने आपने समझा, ये कंसेप्ट है। और इसी साथ आपको बताया गया सर्वाधिक मंगन तट क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र के पास। ये फैक्ट हो गया। तो फैक्ट को आपको अलग से नहीं रटना है, पढ़ते समय ही इसके सारे काम हो जाते हैं। बस पढ़ते समय आप कितना सही तरीके से उसे अपने अंदर ले रहे हैं और कितने सही तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है। तो इसीलिए किसी चीज को पढ़िए तो ढंग से पढ़िए, एक ही बार पढ़िए। मैंने ऑलरेडी एक क्लास इसके अपलोड आपको तटी मैदान का मैंने कर दिया था, बट वो क्लासेस जो थी ओनली वन प्री के ओरिएंटल से थी। प्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी जो हल्के फुल्के उसे आप बना ले जाते हैं। मेरी क्लास में मैं खुद ही बता रहा हूँ, और जो मैंने आपको पढ़ाया हो ना पहली वाली क्लास में, लोग यही क्लास को पढ़ाकर आराम से निकल लेते हैं। और उनका एक यूनिट एक चैप्टर का मतलब जो छोटा टॉपिक होता है, कहते हैं हमने तटी मैदान को क्या किया, पढ़ा दिया। पर बट आज के समय में तटी मैदान से क्वेश्चन वहां नहीं बनने वाले हैं। तटी मैदान से क्वेश्चन जो बनेंगे अब उनकी विशेषताओं से बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि नहवा सेना बंदर का कहाँ पर है, हाँ, विशाखापट्टनम कहाँ है, तुत्तीकोरन कहाँ है, एन्नोर कहाँ है, ये सभी जानते हैं। और कौन सा नया मतलब कि हरित ऊर्जा से संचालित हुआ है, कौन सा टोटली मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला पोर्ट है। अब ये सब फैक्ट है, सब सभी जानते हैं। पर अब कंसेप्ट से जो क्वेश्चन अप्लाई होंगे तो वहां पे आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चनों को हैंडल करने के लिए सभी चीजों को सोचिए। अब जैसे अब यहाँ पे हो सकता है अगली बार कोटेशन में क्वेश्चन बना ही दे, आयोग बना देगा कि अरावली पर्वत थार के रेगिस्तान के मतलब थार रेगिस्तान से बालू के अणुओं को आने से वर्तमान समय में नहीं रोक पा रहा है। अब ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है। अब दिल्ली क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये भी तो देख सकते हैं, गर्मी में टेम्परेचर अधिक, ठंडी अधिक। अब जितनी ऊंचाई पहले थी उतना नहीं है, क्योंकि अब अवशिष्ट पर्वत है। मैंने बताया था ना इसकी ऊंचाई लगभग 9000 मीटर तक पाई जाती थी, अब तो बहुत ही कम रह गई। हरिद्वार तक इसकी लंबाई थी, बट अब इसकी रिज कहाँ, दिल्ली रिज तक रह गया है, दिल्ली हिल्स तक, मजनू की टीला तक। तो इनके छोटी छोटी जो हिल्स पाई जाएंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाएगी, इनके फैक्टों को इकट्ठा करिए, समझ रहे हो। तो ये चीजों को आप जिस तरीके से आप पढ़ेंगे, अब जब पढ़ेंगे सही तरीके से बेटा तभी क्वेश्चन हैंडल हो पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। अब आप जाएंगे, बाजीराव का फीस जानते कितना आप लोग, कौन सा 3 से 4 लाख रुपये फीस है। दृष्टि की फीस हमको लगता है कि 1.5 लाख तो डिस्ट्रिक्ट होगी ऑफलाइन,
1.5 लाख समथिंग, 50,000 ऑनलाइन की है। अब जरा सा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अब उस चीज़ को जो बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे टैली करिए। बस आपको लगता है कि अगर पैसे ज़्यादा लगे हैं तो क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी, क्वालिटी नहीं, पैसा लगने से आपके अंदर क्वालिटी भी चेंज आ जाता है कि यार पैसा बहुत ज़्यादा लगा है, बहुत से सिंसियर तरीके से पढ़े, बट वो पढ़ा वही रहा, परोस वही रहा है। अब आपको बता दूं कि मैं बड़ी बड़ी कुचलों में भी पढ़ा चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि आजकल सिर्फ सिलेबस को क्या किया जा रहा है, आपको बताऊँ ईमानदारी से, बस ऐसे क्या है, चखाया जाता है, चखा कर निकाल लो। मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा, पर जब मैं पढ़ा रहा था इसके पहले सीधा मुझे टारगेट रहता था कि इतने क्लास में सब्जेक्ट को खत्म करना है। अगर इससे ज़्यादा क्लासेस होती है तो आपको उसकी फीस नहीं मिलेगी, आपको उसका सैलरी नहीं मिलेगा, पर बट मैं अपने से 2, 4, 10 क्लासेस एक्स्ट्रा पढ़ती थी, पर मैं लेता था कि मुझे ये पता है कि जो एक बार पढ़ाया जाए उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े और लड़का फिर भटके ना, क्योंकि इससे उम्र जब निकलती जाती है, लास्ट पड़ा हुआ आता है ना, वो नहीं कहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर मुझे एक ही बात की शर्म आती है, आप लोग को, सब हर किसी को आता है कि यार हमसे अच्छा तो क्या था, वो लेबर था, क्योंकि वो लगातार क्या किया, काम किया, तो कम से कम नहीं तो हमने 10 साल तो क्या किया, पढ़ाई में डाला, पढ़ाई साथ साथ अपनी एनर्जी भी डाला उसमें, अपने समय को भी बर्बाद किया, पैसे को भी बर्बाद किया, अर्निंग कुछ नहीं किया, लास्ट में सिलेक्शन नहीं मिला, तो फिर हमें जाकर वहीं दिल्ली बाहर काम करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमसे बढ़िया है ना, ये शुरुआत में ही बात को समझ गया मेरा नहीं होगा, अपना पढ़ाई किया, 10 साल पैसा कमाया नहीं कमाया। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके टाइम जो बीत रही है, जो टाइम जा रहा है ना, ये बड़ा कीमती समय है। और कहा कि हमारे गांव में एक लोग थे, एक दादाजी थे, बड़े पुराने थे, वो कोलकाता के रहने वाले थे, वो मतलब पूरी तरीके से अंग्रेजी थे, इंग्लिश उनकी बहुत तगड़ी थी, पर मैं आपको बताऊं उनकी खास बात, एक बात, मुझसे बैठे रहते थे तो एक बात बड़ा बढ़िया बोले थे, बोले रत्नाकर पैसा उड़ रहा है, पैसा हवा में उड़ रहा है, बस इस पैसे को पकड़ने की जिसके पास टेक्निक है, इसे हवा में से पकड़ो, पैसा रख सकते हो। अब ये जिसको जितना बेहतर इस हवा में से पैसा पकड़ने आएगा, वो जान लीजिए उतना शक्तिशाली है। और पैसे को हवा में से अगर पकड़ना है तो समय को पकड़ना पड़ेगा, और समय को पकड़ने का मतलब होता है कि अपने समय का सदुपयोग करना जाने। आप पढ़ाई करने बैठते हैं, 4-4 घंटा पढ़ते हैं, बट उस 4 घंटे में कितना एकाग्रता से आपकी किताब पर दिमाग होता है, कि ना लगातार सिंसियर तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब यही जो जॉब वाले होते हैं, और जॉब वाले को क्या है, वो 4 ही घंटा पढ़ेंगे, बट आपसे अच्छा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना जो टाइम दे रहे हैं ना, उनको पता है कि इस टाइम के बाद मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तो अगर अपना 2 घंटे पढ़ाई दे रहे हैं तो प्रॉपर वे में पूरी 2 घंटा पढ़ाई अपना दे ही रहे हैं। पर हम लोग 4 घंटा बैठे हैं, पर अगर टोटली आकलन किया जाए तो 1.5 घंटे में आप अपनी पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, बाकी कोटा के लिए कितना बताया आपने, 4 घंटा। तो इस बात को जितना जल्दी समझेंगे बेटा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। हम लोग किस मुद्दे पे थे बच्चे, हम लोग 30 मैदान कर रहे थे ना। चलिए आइए, बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अगला सेंटेंस में लिखे बेटा, क्या लिखे हैं, जलमग्न तटीय मैदान उदाहरण है। अगला लिखेंगे बेटा, यह पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए, यह पत्तन को ही पोर्ट बोलते हैं ना, पत्तनों, यह पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए, बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक विकास के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्राकृतिक परिस्थिति प्रदान करते हैं, क्योंकि यह निमज्जन तट होते हैं। निमज्जन का कंसेप्ट आपने समझा है कि सागरीय तल कहाँ हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा, क्योंकि यह निमज्जन तट होते हैं। ठीक, अगली विशेषता लिखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान में तेजी से लिखेंगे जरा, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली छोटी एवं
बहने वाली छोटी एवं तीव्रगामी नदियां तीव्रगामी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण नहीं करती बेटा, हाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, अपितु एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अपितु एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट, इसके दक्षिणी भाग पर मालाबार तट, इसके दक्षिणी भाग पर मालाबार तट पर पश्च जल झील या कयाल पाए जाते हैं। पश्च जल झील या कयाल पाए जाते हैं। मतलब जो लैगून झील होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कयाल। ठीक है, अगला लिखेंगे, धरातल तथा संरचना के दृष्टिकोण से धरातल तथा संरचना के दृष्टिकोण से इसे 4 उपभागों में बांटा गया है। इसे 4 उपभागों में बांटा गया है। इसे 4 उपभागों में बांटा गया है। अब जैसे बेटा आपको पता है 4 भागों में कौन कौन बांटा गया है। एक क्या बेटा, गुजरात का मैदान है। क्या बच्चे, गुजरात का मैदान है। फिर कौन सा बच्चे आप लोग का है, कोंकण का मैदान है। कोंकण का मैदान। तीसरा कौन सा बच्चे है आपका, कन्नड़ या कनारा का है। और चौथा जो है बेटा कौन सा है, मालाबार का मैदान। ठीक है, इसे क्या किया गया है, कुल 4 खंडों में बेटा क्या किया गया है, बांटा गया है ना। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। और यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक चौड़ाई अगर पूछा जाए किसका है, हाँ सर्वाधिक नहीं, वो तो किसका है, तटीय मग्नधाल का है ना। हम लोग पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सर्वाधिक अगर चौड़ाई की बात करेंगे बेटा हम लोग, तो सर्वाधिक चौड़ाई किसकी है, आपके गुजरात तट की है, चौड़ाई है। और कितना है, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है बेटा आपके। हाँ, और दूसरी बात बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो गुजरात का तटीय मैदान जो है ना, ये किसका है, निर्गमन या उमंजन का उदाहरण है। मतलब ये कैसे बना हुआ है आप जानते हैं, इसको लिख सकेंगे, गुजरात का तटीय मैदान निर्गमन या उमंजन का उदाहरण है। ठीक है बच्चे, इसके साथ अगर मैं आपसे कहूँ ये कैसे बना है बेटा, कोंकण। तो कोंकण भी बेटा ध्यान देना है, कोंकण सिर्फ किसका है, निमंजन का उदाहरण है। किसका है, और निमंजन समझ रहे हैं ना आप लोग, निमंजन। और जो आपका कनारा है बेटा, इसमें दोनों पाए जाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, कनारा में कौन, कन्नड़ या कनारा में कौन पाए जाएंगे, निमंजन एवं उमंजन। अब इसी तरीके से बेटा आपका क्या होगा, मालाबार भी होगा। निमंजन और उमंजन। ठीक है,
इसके लिए बेटा 2 पॉइंट इसमें और लिखेंगे। यह तट इसको जल्दी से लिखिए, फिर पूर्वी तट लिखवाए, क्लास को खत्म करें। यह तट कटे छटे होते हैं। यह तट कटे छटे होते हैं, लिख लीजिए, यह तट कटे छटे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे प्रचुर संसाधन, यहाँ पे प्रचुर संसाधन जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन एवं मत्स्य संसाधन पाए जाते हैं। एक पॉइंट और मिशन करें बेटा। पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी। पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, अब डालेंगे बेटा हेडिंग पूर्वी तटीय मैदान। और जो चीजें हैं बस इसी के उस साइड भी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सेंटेंस में लिख लेंगे। पूर्वी तटीय मैदान बोले लिखेंगे, यह पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य, बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अपेक्षाकृत चौड़े मैदान होते हैं। इनकी औसतन चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर होती है। अगला पॉइंट, यह तट कम कटे छटे होते हैं। यह मैदान कम कटे छटे होते हैं, जिसके कारण कम बंदरगाह पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण बड़ी बड़ी नदियों के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह निर्गमन तट के उदाहरण है। निर्गमन तट के उदाहरण है।
इन भागों में लैगून झील कम पाया जाता है। इन भागों में लैगून झील कम पाया जाता है। इन भागों में लैगून झील क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। जैसे आप उसको लिख सकते हैं, जैसे चिल्का झील है ना, कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा में। हाँ, तो ये कहीं है, उड़ीसा है कि आंध्र प्रदेश है? उड़ीसा में। इसके बाद बेटा अगला लिखेंगे, संपूर्ण क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र प्रभाव है। क्षेत्र ऐसे लिखें, संपूर्ण क्षेत्र डेल्टा जमाव प्रभावित क्षेत्र है। संपूर्ण क्षेत्र डेल्टा जमाव प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर भी खनिज संसाधन ऊर्जा संसाधन एवं मत्स्य संसाधन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, पूर्वी तटीय भागों को निम्न उपभागों में बांटा गया है। पूर्वी तटीय भागों को निम्न उपभागों में बांटा गया है। अब जैसे बेटा यहाँ पे जो आएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? बंगाल का मैदान, या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैगा तट। यही क्या पाया जाता था बेटा? बैगा तट। फिर और कौन सा था बेटा आप लोग का? उत्कल था। उत्कल के अलावा बेटा कौन था? उत्तरी सरकार था। और फिर इसके बाद इधर अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है बच्चे आप लोग का? कोरोमंडल तट है। कौन है? कोरोमंडल तट, ठीक है ना। अब इनकी विशेषताएं ऑलरेडी हमने क्या किया था, आपको पढ़ा दिया कि इनकी क्या विशेषताएं पाई जाएंगी। ताइए बच्चे इस पे का ये वाला जो मेन टॉपिक था हमारा पूर्वी तटीय मैदान था, मतलब कि जो तटीय मैदान था वो पूर्णतः 2 क्लासों में क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इसके 2 क्लासेस है जिसमें थोड़ी पूरी तरीके से जानकारी है। अब यहाँ से आपके पास इतने जानकारी, इतने शब्द उपलब्ध हैं कि आराम से यहाँ से प्री के भी क्वेश्चन आएंगे तो भी बना ले जाएंगे, और प्लस मेंस के भी क्वेश्चन आएंगे तो भी बना ले जाएंगे। तो जाइए जरा से इस पे एक मेंस का क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा और लिख कर हमारे टारगेट विथ गुरुकुल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा। आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, आप लोग इस पे भेज दीजिएगा। प्रश्न लिख लीजिए, पहले प्रश्न लिखिए। तो प्रश्न लिखिए बेटा, आप लोग क्या लिखेंगे? तटीय मैदान का क्या अभिप्राय है तथा इनके विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो तटीय मैदान का क्या अभिप्राय है तथा इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बेटा आपको कितने शब्दों में लिखना है? इनको 250 वर्ड्स में लिखना है बेटा, और 250 वर्ड में लिखना होगा। तो क्या बताइए, इस प्रश्न को लिख ले जाएंगे? आराम से लिख ले जाएंगे। अच्छा, टाइम लगा कर लिखिएगा 7 मिनट। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।